एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 3.5 और 3.5 का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर उस पर समझते हैं। ठीक है। निम्न रेखिक समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसी के अपरिमित रूप से एक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। यानी कि जो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है। अगर आपने ये पहली बार देख रहे हैं तो पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने बता दिया कि अद्वितीय हल किस तरह की कंडीशन है। ठीक है। अगर वो हैं, उस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है तो उसको वज्र गुणन विधि से अपन हल करेंगे। वज्र गुणन विधि भी मैं उसमें समझा चुका हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं अपन। तो क्वेश्चन अपने पास में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। पहला क्वेश्चन अपने पास में x माइनस के 3y माइनस के 3 बराबर ये 0 हैं, और दूसरा अपने पास में 3x माइनस अपने पास में 9y माइनस बराबर अपने पास में 0 बराबर -2 बराबर 0 है। सबसे पहले इसको ये चेक करना है कि अपने पास में ये अद्वितीय हल है या नहीं है। सिर्फ अद्वितीय हल है या नहीं है ये चेक कीजिए अपने पास में। तो अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है वो चीज़ देख लेते हैं। देखो, अद्वितीय हल की एक कंडीशन होती है अपने पास में, अगर अपने पास में कोई दे रखा है, मैंने आपको कंडीशन समझा दी थी। उसमें क्या होता था, देखिए अपने पास में एक समीकरण है। समीकरण क्या है, a1x प्लस के v1y प्लस के c1 बराबर 0, और एक होता है अपने पास में क्या, अपने पास में a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0। अब देखो, इस समीकरण की तुलना समीकरण 1 से करनी है और इस समीकरण की तुलना 2 से करनी है। इसकी तुलना इससे करेंगे, यानी कि x की जगह x है, यहाँ पे इसके एक गुणा हो रहा कि नहीं हो रहा, यानी कि a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। b1 की वैल्यू कितनी है, तो b1 की वैल्यू -3 हो जाएगी। c1 की वैल्यू कितनी है, तो c1 की वैल्यू -3 हो जाएगी। यहाँ से a2 की वैल्यू क्या होती है अपने पास में, a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुलना करनी है इसकी तुलना, तो -9 आ जाएंगे। और अपने पास में c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c2 की वैल्यू आ जाएगी -2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है सर। अब अपन को ये चेक करना है कि ये चेक करना है अपन को कोई हल है, कोई हल नहीं है या अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल है तो फिर अपन उसको चेक कर लेंगे। तो पहले अपन अद्वितीय हल की कंडीशन को ही चेक कर लेते हैं। कंडीशन क्या है अद्वितीय हल की, तो वो अद्वितीय हल की क्या क्या कंडीशन होती है उसके बारे में अपन समझते हैं। देखिए, मैंने क्या बताया था अपने पास में, पहली जो कंडीशन है अपने पास में अद्वितीय हल, अद्वितीय हल अपने पास में अद्वितीय हल। दूसरी जो कंडीशन है अपने पास में वो है कोई हल नहीं। क्या है, कोई हल है नहीं अपने पास में। और तीसरी कंडीशन क्या है अपने पास में, तीसरी अपने पास में अनेक हल। क्या होगी, अनेक हल अपने पास में क्या हो जाएंगे, अनेक हल। इनकी कंडीशन क्या है, अगर कोई भी इस कंडीशन को तीनों में से किसी को एक का फॉलो कर रहे हैं या अद्वितीय हलवाड़ी कंडीशन के, यानी कि किसी निकाय अद्वितीय हल विद्यमान है, अद्वितीय हल विद्यमान है, तो उसको वज्र गुण विधि से सिद्ध करना है। अपन को किससे करना है, उसको वज्र गुण विधि से सिद्ध करना है। ठीक है। यानी कि अपने पास में अगर ये अद्वितीय हल है तो उसको वज्र गुण विधि से अपन को सिद्ध करना है। अब यहाँ पे देखो अपने पास में अद्वितीय हल क्या है। आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इनकी, अगर मैं इनकी दोनों की तुलना करूँगा दोनों की, तो मेरे पास में एक समीकरण निकल के आएगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये होता है। लेकिन अद्वितीय हल की क्या कंडीशन है वो देख लीजिए। अद्वितीय हल के लिए क्या प्रूफ करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू, अगर ये है तो अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है। आप बोलो कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है का क्या हो जाएगा अपने पास में, वो हो जाएगी अपने पास में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और ये डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। आप बोलोगे सर अनेक हल की क्या कंडीशन है, तो a1/a2 बराबर अपने b1/b2 बराबर अपने पास में c1/c2 ये कंडीशन है। आपको कौन सी कंडीशन फॉलो करवानी है, ये वाली। देखिए, a1 का मान रखिए, a1 का मान रखो, a1 कितना है, 1 है। a2 का मान कितना है, 3 है। ये अपने पास में बराबर, और अपने पास में देखो b1 का मान कितना है, -3 है। और अपने पास में b2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू -3 है, -9 है। b2 की वैल्यू सॉरी कितनी है, माइनस के कितने हैं अपने पास में, माइनस के कितने हैं बताइए, -9 है। और ये डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू होगा तभी अपन अद्वितीय हल मानेंगे, और इसको माइनस से माइनस को काट देंगे तो इधर 1/3 आ गया, यानी कि ये तो बराबर आ गया, यानी कि क्या आ गया, ये तो बराबर आ गया, यानी कि इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है। तो उसने कहा है कि अद्वितीय हल है इसके, बिल्कुल अद्वितीय हल है इसके, ठीक है, इसके क्या है, अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल है अपने पास में तो अपन किससे करेंगे, ये क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, आप बता दीजिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं है। देखिए अपने पास में, ठीक है, ठीक। अब देखो ये कंडीशन अपने पास में सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, ये डज नॉट इक्वल टू है। अगर डज नॉट इक्वल टू, देखो अगर अलग अलग होता ना तब जाके अपन इस तरह से करते, जैसे अपन इसमें रखेंगे तो a1 का मान देखो, a1 का 1 है, a2 का मान कितना है, a2 का 3 है, बराबर अपने पास में b1 का मान कितना है, -3 है, b2 का कितना है, -9 है, और c2 का कितना है, c2 का कितना है अपने पास, c1 का कितना है, 3 है, -3 है, और C2 कितना है, -2 अपने पास में, -2 है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, यहाँ पे क्या देखना है, देखिए यहाँ पे ये देखना है आपको कि इनमें कौन सी कंडीशन अपन को सेटिस्फाई कर रही है, और जो कंडीशन अपन को सेटिस्फाई कर देगी वही अपने पास में आंसर हो जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही, ये कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, ये तो बराबर आ गए, और ये डज नॉट इक्वल टू आने चाहिए। डज नॉट इक्वल टू का मतलब हो गया इधर 1/3 है और इधर 1/4 आ जाता, तब ये डज नॉट इक्वल टू होते, ठीक है। 1/3 है, ये तो बराबर हो गए ना, ये तो बराबर हो गए, तो ये तो अपने पास में अद्वितीय हल की कंडीशन नहीं है, तो अपने पास में ये अद्वितीय हल की कंडीशन इसमें नहीं लग रही। अब ये देखो अपने पास में दूसरा लगा के देंगे, a1 का मान कितना है, 1/3 है, बराबर अपने पास में b1 कितना है अपने पास में, b1 -3 है, b2 कितना -9 है, बराबर अपने पास में c1 की वैल्यू कितनी है, -3 है, और इसकी वैल्यू -2 है, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, 1/3, यानी कि यहाँ पे देखो a1/a2 है, ये रख दिया मैंने मान, यहाँ पे रखा है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है कि नहीं, ये बिल्कुल है, और ये इसके डज नॉट इक्वल टू है, तो ये डज नॉट इक्वल टू, यानी कि अपने पास में इसका कौन सा मान सही हो रहा है, कोई हल नहीं है, अपने पास में कौन सा मान सही हो रहा है, कोई हल नहीं है। अगर अपन देखो अपन से क्या कहा था, अगर इसका अद्वितीय हल है तभी आगे सॉल्व करना है, कोई हल नहीं है तो अपन लिख देंगे इसका कोई हल नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोई हल, कोई हल, कोई हल नहीं है, अपने पास में कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है। इस तरह से अब इसको आगे सॉल्व करना ही नहीं है, क्यों नहीं करना, क्योंकि अपन को दिया हुआ है कि यदि अद्वितीय हल है तभी अपन को सॉल्व करना है बज्रगुणन विधि से, अन्यथा नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, देखो दोबारा समझा देता हूँ मैं, ये अपने पास में x -3/-3 बराबर 0 है, 3x -9/-2 बराबर 0 है। अब यहाँ पे देखो एक समीकरण ले लिया मैंने, a1x b1y प्लस के c1 और बराबर 0, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी तुलना करनी, इस वाले समीकरण की इससे तुलना की है और इस वाले समीकरण की इससे तुलना कर ली, मैंने क्या कर ली, तुलना कर ली, अपने पास में क्या करी है, तुलना, ठीक है, इसकी तुलना कर ली मैंने, तुलना करी है, यहाँ पे भी इसका क्या कर ली, तुलना कर ली, ठीक है, दोनों की तुलना कर ली, a1 का x 1 है, b1 का -3 है, ऐसे तुलना कर ली दोनों की। अब अपन को ये चेक करना है कि ये जो हल है, ये जो समीकरण है, ये अद्वितीय हल है या फिर अपने पास में कोई हल नहीं है या अनेक हल है। तो अपन चेक कर लेंगे इनकी कंडीशन, आपको a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1, ये तो बराबर आ गया, देखो 1/3 है, तो ये कंडीशन तो अनफॉलो हो गई, यानी कि फॉलो नहीं की, ये भी नहीं करेगी अपने पास में। और ये a1 a2 देखो मान 1/3 बराबर -9 तो कट जाएगा, तो 1/3 ही तो आएगा, 1/3 आएगा बराबर, ये डज नॉट इक्वल टू है, ये डज नॉट इक्वल टू का साइन माइनस से माइनस काटेंगे तो 3/2 आ जाएगा, कितना आएगा, 3/2। तो यानी कि ये कंडीशन अपन को सब फॉलो कर रही है, तो अपने पास में यहाँ लिख देंगे अपन कोई हल नहीं है, क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं है। यहाँ पे अपन क्वेश्चन में लास्ट में लिख देंगे कि कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है, अपने पास में कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है तो अपन इसको बज्रगुण विधि से सॉल्व भी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि अपने पास में मतलब अद्वितीय हल है तभी अपन को सॉल्व करना है बज्रगुण विधि से, अन्यथा अपन को नहीं करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन वो क्या है, दूसरा क्वेश्चन किस तरह से है उस चीज़ को समझिए, ठीक है।
जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराई। ठीक है, तो अपने पास में अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, अगला क्वेश्चन ये है दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये है मेरे भाई, देखना कि 2x प्लस के वाई क्या है अपने पास में, 2x प्लस के वाई बराबर अपने पास में है 5। कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। ठीक है, और अगला दूसरा समीकरण अपने पास में 3x प्लस के 2y बराबर अपने पास में है 8। कितना है, 8। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये जो समीकरण है ये अद्वितीय हल है या नहीं है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर अपन लास्ट में लिख देंगे कि जो भी आएगा वो यानी अद्वितीय हल है तो अपने पास में वज्र गुण विधि से इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले क्या चेक करेंगे, इसको समीकरण 1 दे दो, ये समीकरण अपने पास में 2 है। ये समीकरण कितना है, 2 है अपने पास में, समीकरण 2 दे दिया। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये अपने पास में ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं है, क्योंकि अब की बार तो समीकरण बनाए दिए अपने पास में। कई बार क्या होगा, अपन को अपॉन में दे देगा, यानी कि इस तरह से दे देगा अपने पास में x/2 प्लस के y/3, इस तरह के समीकरण दे देंगे। उसको तो अपन को इस फॉर्म में लाना है, तब जाके अपन को वो लगाना है। तो पहले अपन चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए आपको तुलना करनी है। आपको तुलना किस तरह से करनी है उस चीज़ पे समझते हैं अपने पास में। जैसे अपने पास में मैंने मान लिया कि समीकरण अपने पास में a1 x प्लस के b1 y प्लस के c1 या प्लस के c1 अपने पास में बराबर 0। ठीक है, एक समीकरण ये माना है, और अपने पास में a2 x प्लस के b1 y प्लस के c2 बराबर 0 है। ठीक है, ये दो समीकरण मैंने मान लिए हैं, और इन दोनों समीकरण की तुलना इससे करनी है। इससे क्या होगा, इससे a1 a2 b1 b2 अपने पास में और c1 c2 के क्या आ जाएंगे, मान आ जाएंगे। मान आएंगे तो अपने पास में उसकी तुलना कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं, तो समीकरण अपने पास में देखो इसकी तुलना पहले से करनी है अपने पास में। तो समीकरण 1 किसकी तुलना करेंगे, समीकरण 3 से अपने पास में, 3 से अपने समीकरण 1 की तुलना समीकरण 3 से करने पर ठीक है, करने पर 3 से करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 की वैल्यू हो जाएगी 2। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में अब b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब यहाँ देखिए b1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। आप बोलो कि c1, देखो इस 5 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का, तो अपने पास में c1 की वैल्यू आ जाएगी -5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -5, क्योंकि 5 को मैं इधर ले आया। ठीक है, 5 को इधर ले आएंगे। अब यहाँ पे देखो, आप समीकरण की तुलना कर लेंगे। समीकरण 2 की तुलना समीकरण 4 से करेंगे। समीकरण 4 से करेंगे तो अपने पास में a2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 है, और b2 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में, b2 बराबर 2 आ जाएगा, और c2 बराबर कितना आएगा बताइए, क्योंकि इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और c2 बराबर इससे तुलना करेंगे तो -8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, -8। अब आपको ये पता करना है कि ये अद्वितीय हल है कि नहीं है। अद्वितीय हल की क्या कंडीशन है कि a1 a2 अपने पास में a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू b2 अपॉन b1 होना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सर यही होना चाहिए। तो अपने पास में देखो इसमें मान रखेंगे, मान रख दो आप, इसमें मान रखेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू 2 है, और अपने पास में a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू 3 है, बराबर अपने पास में b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू 1 है, और अपने पास में b2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो क्या ये बराबर है कि नहीं है, तो डज नॉट इक्वल टू है। क्या है, डज नॉट इक्वल टू, यानी कि ये क्या है, अद्वितीय हल है अपने पास में। क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल है अपने पास में। अगर ये अद्वितीय हल है, क्वेश्चन बोला है कि यदि अद्वितीय हल है तो इसको किससे सॉल्व करेंगे, वज्र गुणन विधि से इसको सॉल्व करें। तो अतः दिया जो समीकरण है, ये समीकरण अद्वितीय हल है, तो अब इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। वज्र गुणन विधि क्या है उस चीज़ को समझते हैं अपन। देखिए इतना समझ में आ गया आपके पास में। देखिए अब अपन ये अद्वितीय हल है, अब इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इधर लगा देता हूँ मैं वज्र गुणन विधि, आपको ये भी उतारना है। ठीक है, अब देखो वज्र गुणन विधि किस तरह से काम करेगी।
उसको मैं समझाने वाला हूँ कि वज्र गुण विधि लगती कैसे है। देखिए, सबसे पहले वज्र गुण विधि के लगाने के लिए आपको क्या करेंगे, देखो वज्र गुणन विधि, ठीक है, वज्र गुणन विधि है। विधि क्या है ये अपने पास में क्या लिख करना है, यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे आपको लिखना है x, क्या लिखना है x अपॉन अपने पास में वज्र गुण विधि अपने पास में x है। सबसे पहले जो मैं लिख रहा हूँ उसी पे ध्यान देना, ठीक है, x अपॉन ये b1 c2 अपने पास में b1 c2 माइनस के b2 c1, ठीक है, क्या आ जाएगा v2 c1 बराबर ये y लगाना है अपॉन अपने पास में, ठीक है, और ये आ जाएगा अपने पास में क्या आएगा c1 a2 माइनस के अपने पास में c2 a1, ठीक है, बराबर, और ये एक अपॉन क्या आ जाएगा, एक अपॉन अपने पास में क्या आ जाएगा, देखिए अपने पास में a1 क्या आ जाएगा a1 b2 माइनस के b1 a2 क्या आ जाएगा माइनस के b1 a2 आ जाएगा। तो ये अपन को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये अपन को ध्यान रखना है कि इतना आपको ध्यान रखना है x अपॉन b1 c2 माइनस के b2 c1 बराबर y अपॉन c1 a2 माइनस के c2 a1 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस के b1 a2। अब इसके मान कहाँ से निकालोगे, तो इसके मान मैंने ये निकाल रखे a1 अपने पास a1 का मान दे रखा b1 c1 और a2 का मान b2 का मान c2 का मान दे रखा है। इन मानों को यहाँ पे पुट करना है। आप बोलोगे सर x की जगह पे क्या पुट करेंगे, x की जगह पर आपको कुछ भी नहीं पुट करना है, अपने को x की जगह पे कुछ भी पुट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। x की जगह इस तरह से रख देंगे x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास में a1 की वैल्यू क्या है, b1 देखो b1 कितना है, b1 1 है, मान रख दो 1 गुणा अपने पास में c2 की वैल्यू क्या है, c2 कितना है बताइए, c2 माइनस के 8 है, तो माइनस और ये 8 माइनस अपने पास में b2 कितना है, b2 2 है, तो b2 की जगह मान रख देंगे 2 गुणा अपने पास में c1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 5, c1 की वैल्यू माइनस के 5 है, बराबर अपने पास में, देखो गलती करी आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। y अपने पास में y को y इस तरह से लिख देंगे, c1 बताइए c1 कितना है माइनस के 5 है, तो माइनस के 5 कितना है माइनस के 5 है, गुणा अपने पास में a2 कितना है, a2 अपने पास में 3 है, 3 लगा दो, माइनस अपने पास में c2 कितना है, c2 माइनस के 8 है, ये माइनस के 8 है, गुणा अपने पास में a1 कितना है, a1 2 है अपने पास में, तो 2 लिख दिया, 2, कोई दिक्कत है अपने पास में, कहीं भी कोई दिक्कत है नहीं है, बराबर अपने पास में 1 अपॉन क्या लगा देंगे a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू बताइए, a1 की वैल्यू 2 है, a1 की वैल्यू कितनी है 2 है, देख लो a1 की वैल्यू 2 है, b2 कितना है अपने b2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस अपने पास में b1 की वैल्यू कितनी है 1 है, b1 की वैल्यू कितनी है 1 है अपने पास में, और अपने पास में a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ गई, a2 की वैल्यू 3 आ गई। अब इसको सॉल्व करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए आपको देखो इसको ये मैं लिख देता हूँ x अपॉन 8 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 8 है तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 8, और ये माइनस का है, ये क्या है माइनस का, और ये माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर ये बाई हो जाएगा अपने पास में, देखो ये कितना हो जाएगा माइनस के 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के 15, और देखो ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 8 दूनी के 16 हो जाएगा, 8 दूनी के क्या हो जाएगा 8 दूनी के 16 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, बराबर अपने पास में 1 अपॉन देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएगा, क्या होगा माइनस के 3 हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको सॉल्व करना है, तो ये कितना बच जाएगा अपने पास में, ये 2 बच जाएगा, बराबर अपने पास में यहाँ बाई बराबर अपने पास में कितना बच जाएगा 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल, और यहाँ पे भी कितना बच जाएगा 1 ही बचेगा अपने पास में, क्या बचेगा 1 बचेगा, तो अपने पास में 1 बच जाएगा यहाँ से। अगर 1 बचेगा तो अब क्या करना है, x और y का मान निकालने की आपको देखो इसकी और इसको ले लेते हैं, जैसे x/2 बराबर 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। जैसे अपने पास में यहाँ ले लेता हूँ मैं कि x/2 बराबर अपने पास में 1 है, x की बराबर 2 आ जाएगी, x बराबर कितनी आएगी 2 आ गई, x बराबर 2 आ गई। उसी तरह से आपको इनकी दोनों की तुलना करनी है, इन दोनों की, यानी कि y बराबर 1, y बराबर तो 1 ही आ जाएगा डायरेक्ट, x की वैल्यू 1 आ गई, y बराबर कितना आ गया 2 आ गया, y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा अपने पास में। तो यही इस सवाल के आंसर हो जाएगी कि x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है पूरी चीज़ें।